विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका के प्रकारों का अध्ययन किया था। आज हम कार्यपालिका के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के कार्यों के संबंध में वर्तमान समय में व्यक्तिवादी विचारधारा को त्याग कर लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है। जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम राज्य के कार्यों में वृद्धि हुआ और जैसा कि लिप्सन लिखते हैं, राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों में और शक्ति में वृद्धि की है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य जो है वो हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप से संगठित समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना होती है और यह कार्यपालिका ही करती है। इसके अतिरिक्त व्यापार और यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इन कार्यों के संपादन हेतु कार्यपालिका द्वारा बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती है तथा इन नियुक्तियों की पदोन्नति, अवनति तथा पदच्युति का कार्य भी कार्यपालिका भी करती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने के कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। दूसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना ने वैदेशिक संबंधों के संचालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है, दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संधियां संपन्न करती है और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेती है। यद्यपि वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्यतः व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में विशेषज्ञता, गुप्तता और व्यक्तिक चातुर्य की आवश्यकता होने के कारण सामान्यतः व्यवस्थापिका वैदेशिक संबंधों का वास्तविक संचालन में बहुत ही कम भाग ले सकती है। अगला है सैनिक कार्य। सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी तीनों अंगों जल, थल और वायु के प्रधान के रूप में कार्य करता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा का करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकती है। चांसलर केंट का कथन है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमण से रक्षा स्वभावतः कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं। विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को विधानमंडल के जो संदर्भ में कार्य हैं वो करने पड़ते हैं। विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने, उसका स्थगित करने का अधिकार होता है। संस्थात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन के भंग करते हुए नवनिर्वाचन का आदेश दे सकती है। वर्तमान समय में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण कार्य को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण कार्य को प्रभावित कर सकती है। दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका प्रधान को विविध विधियों के क्षेत्र में निषेधाधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जिस समय व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं होते हैं, उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है जो विधि के समान ही प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य, है ना।
वित्तीय कार्य के अंतर्गत यह वार्षिक बजट स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है, किंतु इस बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही कर सकती है। कार्यपालिका का वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों के द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचार करता है। न्याय संबंधी कार्य। प्राय प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अनुसार कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों पर दया करके उनके दंड को कम कर सकती है ना, या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकती है। सर्वक्षमा की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका एक ही अपराध से संबंधित अनेक अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका को क्षमादान की यह शक्ति मानवीय आधार पर तथा राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों को अर्ध न्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माना कर सकता है और हर्जाना वसूल कर सकता है। इंग्लैंड में हर्बर्ट जैसे आलोचक कार्यपालिका के इन न्यायिक कार्यों पर टिप्पणी करते हुए नव निरंकुशतावाद कहकर जो है निंदा करते हैं। न्यू डेपोटिज्म। नवनिरंकुशतावाद सभी शासन व्यवस्थाओं में सैद्धांतिक स्थिति और व्यवहार में जो है विद्यमान स्थिति में अंतर होता है, लेकिन संसदीय शासन में यह अंतर किसी भी प्रकार की शासन की तुलना में अधिक होता है। विशेषता व्यवस्थापिका यानी कि संसद और कार्यपालिका, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के आपसी संबंध के विषय में यह अंतर सर्वाधिक देखा जा सकता है। हॉलैंड और भारत आदि संसदीय व्यवस्था वाले देशों में सैद्धांतिक स्थिति है कि मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यकाल के प्रसंग में लोक सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यवहार में संसद का लोकप्रिय सदन मंत्रिमंडल का नियंत्रण नहीं करता है, वरन वह स्वयं मंत्रिमंडल से नियंत्रित होता है। इंग्लैंड में सामान्यतः यह स्थिति देखी गई है और भारत में भी जब एक दलीय सरकार होती है और प्रधानमंत्री पद पर प्रभावशाली व्यक्ति आसीन होता है, तब लगभग यह स्थिति बन जाती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों में कार्यपालिका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को इतनी अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाने के कुछ कारण हैं, जैसे द्विदलीय पद्धति, कठोर दलीय अनुशासन और दल के महत्वपूर्ण सदस्यों का मंत्री पद पर आसीन होना। लोक सदन पर अत्यधिक नियंत्रण कार्यभार, शासन कार्य की जटिलता और लोक सदन के सदस्यों की अविशेषज्ञता, प्रदत्त व्यवस्थापन, संसद की कार्यवाही के नियम, तीव्र चिंता का युग और मंत्रिमंडल के पास लोक सदन की विघटन की शक्ति होना आवश्यक है। नवनिरंकुशतावाद का आशय जो है वो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की निरंकुशता से है। वैसे तो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती देखी गई है, संसदीय व्यवस्था में यह वृद्धि विशेष रूप से देखी गई है ना। तो इसमें जो है विभिन्न विद्वानों जैसे रैमजे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में लिखते हैं, इस संस्था के यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास ऐसे अधिकार है जिसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। जहां इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, वहां इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही से अधिक निरंकुश है। कुछ सीमा तक कीथ, हैरिसन और कार्टर के द्वारा इसी मत का समर्थन करते हुए कहा गया है कि ब्रिटेन में कैबिनेट की तानाशाही स्थापित होती जा रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों RHS क्रॉसमैन,
आदि ने विचार व्यक्त किया है कि युद्धोत्तर काल 1945 के बाद में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री शासन में परिणत हो गया है और अब मंत्रिमंडल की तानाशाही अधिकांश अंशों में प्रधानमंत्री की तानाशाही में परिणत हो गई है। कार्यपालिका के नव निरंकुशतावाद का उल्लेख अन्य संदर्भ में भी किया जाता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों को अर्धन्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माना कर सकता है और हर्जाना वसूल कर सकता है। कार्यपालिका के इन न्यायिक कार्यों की टिप्पणी करते हुए हेवर्ट इसे नई निरंकुशतावाद की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका के जो विविध कार्य भी संपादित किए जाते हैं, कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। इसके अतिरिक्त जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो ये हमने कार्यपालिका के कार्यों पर चर्चा करी। वर्तमान समय में जैसे कि अभी मैंने कहा, लोक कल्याणकारी राज्यों के कारण, राज्य की अवधारणा अपना लेने के कारण जो है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिससे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, जैसे कि दलीय पद्धति के विकास ने भी कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि कर दी है। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत दल के समर्थन पर टिकी हुई कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तियां ग्रहण करती है और ऊंचे स्वर में घोषणा कर सकती है। प्रदत्त व्यवस्थापन है ना, प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने और इस कार्य के जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी ही इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दी जाती है ना, और जो है यह शक्ति, इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट है आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान समय में राज्य को अत्यधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए जिन विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है वो कार्यपालिका के सदस्यों के पास होते हैं। व्यवस्थापिका के सामान्य योग्यता वाले सदस्यों के पास नहीं। व्यवस्थापिका के सदस्य स्वयं अपनी अक्षमताओं से परिचित होते हैं, इसलिए आमतौर पर वे कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति का ही स्वागत करते हैं। नियोजन की वर्तमान की अवधारणा ने प्रगतिशील देशों द्वारा आर्थिक विकास के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया है ना, और इस पद्धति के अंतर्गत योजनाएं तैयार करने व योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेशी व्यापार जो है ने भी कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि की है। इनका संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी कार्यपालिका को सरकार के अन्य अंगों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। मंत्री परिषद द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। वर्तमान समय में संसदीय शासन में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व तो नाम मात्र का रह गया है। अधिक वास्तविक तो मंत्री परिषद द्वारा व्यवस्थापिका को विघटन करने की शक्ति है। मंत्री परिषद की इस शक्ति के कारण संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त जिस तत्व ने कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की है, वह सबसे अधिक योगदान दिया है, वह है नेतृत्व की आवश्यकता। आज की चिंता के युग और तीव्रता के युग में प्रत्येक राज्य व्यवस्था को एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापिका या न्यायपालिका राज्य व्यवस्था नेतृत्व नहीं कर सकते। यह कार्य कार्यपालिका और कार्यपालिका में भी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान यानी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस कारण से भी जो है कार्यपालिका की शक्ति में निरंतर विस्तार होता जा रहा है।
कुछ व्यक्तियों ने कार्यपालिका की शक्ति को बहुत अधिक भय की दृष्टि से देखा है और ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। लेकिन कार्यपालिका सत्ता के इस विस्तार की न तो निंदा की जानी चाहिए, न ही इसे भय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक प्रजातंत्रात्मक देश के अंदर विरोधी राजनीतिक दल समय समय पर होने वाले चुनाव, जागरूक प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जिनके द्वारा कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकने का कार्य किया जा सकता है। अतः कार्यपालिका के अनाचार की बात करना निरर्थक है। तो इस प्रकार हमने कार्यपालिका के संदर्भ में जो है ये उसकी शक्तियों का, उसके कार्यों का जो है विवेचन किया। धन्यवाद।